Assalamu alaikum students. This is your last lecture of the week. लास्ट lecture के अंदर आपको याद होगा कि हम पॉइंटर्स जो हैं इनको एक्सप्लोर कर रहे हैं. पॉइंटर्स के बारे में हमने पॉइंटर अरिथमेटिक्स और इस तरह की डिस्कशन जो है इसको लास्ट टाइम जो है वो परफॉर्म किया था. इसके अलावा हमने ये भी देखा था कि पॉइंटर्स के साथ आप कॉन्स्ट का कीवर्ड जो है वो दो तरीकों से यूज कर सकते हैं. या तो आप उसको डेटा टाइप से पहले यूज कर सकते हैं या आप उसको डेटा टाइप के बाद यूज कर सकते हैं. अगर आप उसको डेटा टाइप के बाद यूज करें तो इसका मतलब ये है कि आपने पॉइंटर के अंदर जो एड्रेस है उसको कांस्टेंट कर दिया है. अब वो मॉडिफाइबल नहीं होगा, चेंज नहीं होगा अगर आपने डेटा टाइप के बाद कॉन्स्ट का कीवर्ड जो है वो यूज किया हुआ है. तो अगर आप कॉन्स्ट का कीवर्ड डेटा टाइप से पहले यूज कर लेते हैं तो इसका मतलब ये है कि अब पॉइंटर जिस लोकेशन को एक्सेस कर रहा है उसकी वैल्यू को आप पॉइंटर के थ्रू चेंज नहीं कर पाएंगे. ओके जी, तो ये डिस्कशन थी हमारी लास्ट लेक्चर से रिलेटेड. आज जैसे ही आपको सामने नजर भी आ रहा है कि हम एरेज और पॉइंटर्स जो हैं इनके दरमियान जो रिलेशनशिप है इसके ऊपर बात करेंगे C++ के पॉइंट ऑफ व्यू से कि एरेज और पॉइंटर्स जो हैं इनके दरमियान क्या रिलेशनशिप है, इसके ऊपर थोड़ा हम डिस्कशन करेंगे. और इसके अलावा हम न्यू और डिलीट का कीवर्ड जो है आज इसको भी देखेंगे कि इसका C++ या C लैंग्वेज के अंदर क्या यूजेज है. लेट्स स्टार्ट क्विकली. जितनी भी एरेज आप कवर करके आए हैं, किसी भी टाइप की एरे हो, इंटीजर एरे हो, फ्लोट एरे हो या कैरेक्टर एरे हो, बैकग्राउंड में जितनी भी एरेज होती हैं दे आर मैनेज्ड और हैंडल्ड एज ए पॉइंटर. तो फ्रंट एंड में हम उनको एरे के तौर पे यूज करते हैं, लेकिन बैक एंड पे उनका सारे का सारा मैकेनिज्म जो है सी लैंग्वेज के अंदर और C++ के अंदर वो पॉइंटर्स के थ्रू जो है वो मैनेज किया जाता है. किस तरीके से इसको मैनेज किया जाता है कि जो नेम ऑफ द एरे होता है, जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आपने एक इंटीजर एरे डिक्लेयर करवाई है और इस एरे का साइज 10 है, 1 डायमेंशनल एरे है और जो नेम ऑफ द एरे है, यहाँ पे नेम ऑफ द एरे क्या है, A. नेम ऑफ द एरे जो है इट इज ए पॉइंटर विच इज पॉइंटिंग टूवर्ड्स द फर्स्ट लोकेशन ऑफ द एरे. तो बैकग्राउंड में जितनी भी एरेज होती हैं दे आर कंसिडर्ड एज पॉइंटर और उनको किस तरीके से मैनेज किया जाता है या डील किया जाता है कि जो नेम ऑफ द एरे होता है ये एक पॉइंटर होता है which is pointing towards the first location of the array. तो ये हमेशा एरे की पहली लोकेशन की तरफ जो है ये पॉइंट करता रहता है. मतलब पॉइंटर के पॉइंट ऑफ व्यू से आप कह सकते हैं कि इसमें एरे की फर्स्ट लोकेशन का एड्रेस जो है वो सेव होता है. तो पॉइंटिंग टूवर्ड्स द फर्स्ट लोकेशन का मतलब क्या है कि इसमें एरे की फर्स्ट लोकेशन का एड्रेस जो है वो सेव होता है. लेकिन आपने एक चीज का ख्याल भी रखना है कि ये एक कांस्टेंट पॉइंटर होता है. तो जो नेम ऑफ द एरे होता है ये एक पॉइंटर होता है लेकिन ये एक कांस्टेंट पॉइंटर होता है. इसका मतलब ये है कि इट विल ऑलवेज बी पॉइंटिंग टुवर्ड्स द फर्स्ट लोकेशन ऑफ द एरे. तो आप इसको चेंज नहीं कर सकते, ये फिक्स है कि ये हमेशा एरे की फर्स्ट लोकेशन की तरफ ही पॉइंट करता रहेगा. तो मैं पॉइंटर्स और एरेज का जो रिलेशनशिप है इसको जरा दोबारा से रिपीट कर देता हूं. हमने ये बात की है कि जो एरेज होती हैं दे आर आल्सो हैंडल्ड और मैनेज्ड एज ए पॉइंटर इन द बैकग्राउंड. और इसको मैनेज करने का तरीका कुछ इस तरह से होता है कि जो नेम ऑफ द एरे होता है, किसी भी तरह की एरे हो, फ्लोट हो, कैरेक्टर हो, इंटीजर हो, तो जो नेम ऑफ द एरे होता है बेसिकली इट इज ए पॉइंटर. जैसे यहाँ पे नेम ऑफ द एरे क्या है, A. तो A यहाँ पे एक पॉइंटर डेटा टाइप है और इसमें क्या सेव है, इसमें एरे की पहली लोकेशन का एड्रेस जो है वो सेव है. तो जब भी आप एरेज डिक्लेयर करते हैं तो बैकग्राउंड में जो नेम ऑफ द एरे होती है इसको पॉइंटर के तौर पे डिक्लेयर कर दिया जाता है और इसमें एरे की फर्स्ट लोकेशन का एड्रेस जो है वो सेव कर दिया जाता है. अब ये जो बात है कि द नेम ऑफ द एरे इज ए पॉइंटर विच कंटेन द एड्रेस ऑफ द फर्स्ट लोकेशन ऑफ द एरे और फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द एरे, अगर हम इस बात को ट्रू मान लें
तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास एक एरे है लाइक दिस वन, तो आप एक पॉइंटर डिक्लेयर करवाएं इंटीजर टाइप का, और फिर आप ये स्टेटमेंट लिखते हैं yptr इज इक्वल टू a। तो ये फिर पॉसिबल होना चाहिए। क्यों पॉसिबल होना चाहिए? कि हमने ये बात की थी कि पॉइंटर टू पॉइंटर असाइनमेंट हो सकती है। पॉइंटर टू पॉइंटर असाइनमेंट का मतलब ये है कि एक पॉइंटर में जो एड्रेस सेव है ये आप दूसरे पॉइंटर में ट्रांसफर कर सकते हैं, असाइन कर सकते हैं। तो अगर हम ये बात करते हैं कि जो yptr है ये एक पॉइंटर है और a भी एक पॉइंटर है, तो फिर हम ये स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि जो a के अंदर एड्रेस सेव है वो स्टेटमेंट हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो दैट इज ओके, वी कैन राइट दिस स्टेटमेंट। a एक पॉइंटर है और आप उसमें जो एड्रेस है उसको आप yptr के अंदर ट्रांसफर कर सकते हैं। इट इज ओके, आप ये एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हैं। देयर इज नो इश्यू इन लाइक परफॉर्मिंग दिस एक्टिविटी। लेकिन ये याद रखें कि आप ये काम नहीं कर सकते कि आप लिखे a इज इक्वल टू yptr। अब आम पॉइंटर्स के लिए तो ये काम आप कर सकते थे, लेकिन a के लिए आप ये काम नहीं कर सकते। उसकी रीजन ये है कि a इज ए कांस्टेंट पॉइंटर, तो उसमें जो एड्रेस वैल्यू है आप उसको चेंज नहीं कर सकते। ओके, तो दिस इज नॉट पॉसिबल, आप ये एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर सकते क्योंकि ये एक कांस्टेंट पॉइंटर है और इसकी वैल्यू को चेंज नहीं किया जा सकता। ये बिल्ट इन पॉइंटर है, बैकग्राउंड में डिक्लेयर्ड पॉइंटर है, आप इसकी वैल्यू को मॉडिफाई या चेंज नहीं कर सकते। या इन अदर वर्ड्स हम ये कह सकते हैं कि जो एरे का नेम होता है वो एक पॉइंटर होता है which will always be pointing towards the first location of the array। आप इसकी जो पॉइंट करने वाली कैपेबिलिटी है उसको चेंज नहीं कर सकते, मॉडिफाई नहीं कर सकते। तो हम ये काम कर सकते हैं कि a का एड्रेस आप yptr में ट्रांसफर कर दें, तो फिर आप ये काम कर सकते हैं कि आप yptr प्लस प्लस कर दें। इसका मतलब ये हुआ कि आप yptr में 1 प्लस कर दें। तो ये एक्टिविटी करने में भी कोई हर्ज नहीं है क्योंकि ये तो कांस्टेंट पॉइंटर नहीं है। एरे का नाम तो चलो कांस्टेंट पॉइंटर था, लेकिन ये तो कांस्टेंट पॉइंटर नहीं है, तो आप इसमें 1 प्लस जो है वो कर सकते हैं। 1 प्लस करने से क्या होगा कि ये जो yptr है ये अब पहले a की तरफ पॉइंट कर रहा था, अब ये एक लोकेशन आगे की तरफ पॉइंट करना शुरू हो जाएगा। मतलब ये हुआ कि पहले ये एरे की फर्स्ट लोकेशन की तरफ पॉइंट कर रहा था, अब ये एरे की सेकंड लोकेशन की तरफ पॉइंट करना शुरू कर देगा। और ये करने के बाद अगर आप करते हैं लेट्स से अगर आप करते हैं सी आउट आप लिखते हैं और साथ आप कर देते हैं डिस्प्ले yptr को विदाउट स्टैरिक। याद है पॉइंटर के साथ अगर आप स्टैरिक यूज नहीं करते तो इसका मतलब है आप एड्रेस की बात कर रहे हैं, और हमने यहाँ पे स्टैरिक यूज नहीं किया, तो इसका मतलब ये है कि इस लोकेशन का एड्रेस जो है ये डिस्प्ले हो जाएगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे स्टैरिक यूज करते हैं तो इसका क्या मतलब हुआ कि इस लोकेशन के अंदर जो वैल्यू सेव है वो डिस्प्ले होगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्या डिस्प्ले होगा 55। ओके जी, आगे जरा मूव करिएगा। अगर आप लिखते हैं स्टैरिक yptr प्लस प्लस तो इसका मतलब यह है कि आपने 55 में 1 प्लस कर दिया, अब वो क्या हो गया 56 हो गया। इस तरीके से आप अगर yptr प्लस 3 करते हैं तो आप yptr की करंट लोकेशन से 3 लोकेशंस आगे चले जाएंगे। प्लस 3 करने से आप इस लोकेशन के ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे, प्लस 3 करने से आप इससे 3 लोकेशन आगे जो है वो मूव कर जाएंगे। ओके जी, अब एक चीज का ख्याल रखिएगा, मैं पहले भी बता के आया हूं कि आप ये काम नहीं कर सकते। ओके, नाउ दिस इज योर अटेंडेंस क्वेश्चन कि ये a प्लस प्लस हम क्यों नहीं कर सकते। आपने अटेंडेंस में कमेंट्स की फॉर्म में आंसर करना है कि a प्लस प्लस वाली एक्टिविटी हम क्यों नहीं कर सकते इस सिचुएशन के अंदर। अब जरा कुछ और चीजें देख लें। आपने एक एरे ली, एक yptr पॉइंटर लिया, मैं इस साइड पे अब डिस्कशन जो है इसको करने जा रहा हूं, और यहां पे जाके आपने
लेट से आपने यहाँ पे सी आउट कर दिया a+1 और साथ स्टेरिक यूज कर दिया, तो इसका मतलब ये हुआ कि a में 1+ हो के हम एक लोकेशन आगे चले जाएंगे और चूंकि स्टेरिक यहाँ पे यूज हो रहा है तो वहां पे जो वैल्यू है वो डिस्प्ले हो जाएगी। तो इस स्टेटमेंट के लिखने से भी 55 जो है वो स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो जाएगा। आप देख रहे हैं कि मैं a+1 कर रहा हूं, तो a इज ए कांस्टेंट पॉइंटर, लेकिन a+1 से उसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगी, क्योंकि वैल्यू में चेंज करने के लिए आपको इक्वल टू का ऑपरेटर यूज करना पड़ता है। जब आप इक्वल टू का ऑपरेटर यूज करेंगे तब ही उस लोकेशन की वैल्यू में कोई चेंज आएगी। आप ये स्टेटमेंट अगर लिखते हैं a+2 स्टेरिक, तो इसका मतलब ये है कि आप स्क्रीन के ऊपर जो है वो डिस्प्ले कर रहे हैं 99। ओके, ए में जो कि फर्स्ट लोकेशन का एड्रेस सेव है और आप उससे 2 लोकेशन आगे चले गए और वहां पे जो वैल्यू है वो आपने स्टेरिक के साथ जो है वो डिस्प्ले कर दी। नेक्स्ट स्लाइड में आप जाके देखेंगे इस तरह से एरे की एलिमेंट्स को डिस्प्ले करवाना, इसको हम पॉइंटर ऑफसेट नोटेशन कहते हैं। अभी जो 2 तरीके आपने जिसको लेके आपने एरे के डेटे को डिस्प्ले किया है, इसको हम पॉइंटर ऑफसेट नोटेशन कहते हैं। आप ये काम भी कर सकते हैं yptr = a, पहले भी आप ये करके आए हैं। और अब अगर आप लिखते हैं yptr+2 और स्टेरिक डिस्प्ले कर देते हैं, तो इससे भी एग्जैक्टली 99 ही डिस्प्ले होगा। ओके, तो पॉइंटर ऑफसेट नोटेशन आप पॉइंटर ऑर्डिनरी के साथ भी यूज कर सकते हैं, और जो सबस्क्रिप्ट नोटेशन है जो कि आप पहले एरेज के साथ यूज करके आए हैं, वो आप किसी भी पॉइंटर के साथ यूज कर सकते हैं। तो जो सबस्क्रिप्ट नोटेशन है जो आपने एरेज के साथ यूज की थी, उस नोटेशन को आप एरे के साथ भी यूज कर सकते हैं और पॉइंटर के साथ भी यूज कर सकते हैं। ये जो दोनों स्टेटमेंट्स हैं, याद रखें ये एग्जैक्टली इक्वल है। अगर आप लिखें yptr+2 और वहां पे जो वैल्यू है वो डिस्प्ले करवा दें स्टेरिक के साथ, या इस काम को आप लिखें yptr और ब्रैकेट्स में 2 लिखते हैं, तो इन दोनों स्टेटमेंट्स का मतलब जो है वो सेम है। ओके जी, अब एक और आपके लिए अटेंडेंस क्वेश्चन है कि ये स्टेटमेंट अगर हम लिखें और बाद में हम लिखें cout yptr, यहां पे इसके साथ स्टेरिक भी लगा लें, स्टेरिक यहां पे मिसिंग है, इसके साथ स्टेरिक लगा लीजिएगा। तो अगर हम cout yptr करें तो क्या डिस्प्ले होगा? तो आपके 2 क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि ये a++ एक्टिविटी जो लेफ्ट में है ये हम क्यों नहीं परफॉर्म कर सकते, और इस स्टेटमेंट की आउटपुट क्या होगी, cout स्टेरिक yptr जो है इसकी आउटपुट क्या होगी। ओके जी, आगे मूव करते हैं। आप पॉइंटर को एरे की असाइनमेंट 2 तरीकों से कर सकते हैं, इन दोनों का मतलब सेम ही होता है। आप या लिखें yptr = y, इससे भी जो y में सेव है दैट इज एड्रेस ऑफ द फर्स्ट लोकेशन, वो yptr में ट्रांसफर हो जाएगा। और इस सेम काम को आप ऐसे भी कर सकते हैं, एंड y और ब्रैकेट्स के अंदर 0, तो इससे भी फर्स्ट लोकेशन का एड्रेस ही yptr के अंदर ट्रांसफर होगा। पहली स्टेटमेंट के अंदर आपने पॉइंटर टू पॉइंटर असाइनमेंट की है और दूसरी स्टेटमेंट के अंदर आपने एड्रेस को एंड से रिट्रीव करके पॉइंटर के अंदर जो है वो सेव किया है। ये प्रीवियस स्लाइड के अंदर हम बात करके आए थे ऑफसेट नोटेशन की और सबस्क्रिप्ट नोटेशन की। ये जरा देख लीजिएगा कि सबस्क्रिप्ट नोटेशन हम इसको कहते हैं। आपने एक एरे डिक्लेयर करवाई, फिर आपने एरे का नाम और उसके इंडेक्स को यूज करके उसमें वैल्यू 55 स्टोर करवा दी उसकी पहली लोकेशन के ऊपर। फिर आपने एरे का नाम और ब्रैकेट्स में 1 यूज करके अगली लोकेशन पे 65 सेव करवा दिया। फिर आपने एरे का नेम और ब्रैकेट्स में 2 लिख के थर्ड लोकेशन के अंदर आपने 75 जो है इसको डिस्प्ले करवा दिया। तो ये जो ब्रैकेट्स के साथ आप एरे के एलिमेंट्स को एक्सेस करते हैं, इसको हम सबस्क्रिप्ट नोटेशन कहते हैं। ओके जी, फिर आप सी आउट करने के लिए भी इसी को यूज करते हैं। पहली लोकेशन को सी आउट कर दिया, फिर दूसरी लोकेशन को सी आउट कर दिया, फिर आपने थर्ड लोकेशन को सी आउट कर दिया। तो इस काम को आपने एरे के एलिमेंट्स को सबस्क्रिप्ट नोटेशन के साथ जो है वो आपने डिस्प्ले करवाया है। और ये सेम काम आप ऑफसेट नोटेशन से भी कर सकते हैं। ऑफसेट नोटेशन आप प्रीवियसली देख के आए हैं
कि आप एरे डिक्लेयर करवाएं। फर्स्ट लोकेशन में अब देखिएगा आपने क्या लिखा है, a+0, और स्टैरिक से उस लोकेशन के ऊपर हम चले गए और वहां पे आपने 55 सेव कर दिया, a+1 में आपने 65 सेव कर दिया और a+2 में आपने 75 सेव कर दिया। तो ये जो दोनों एक्टिविटीज हैं ये एग्जैक्टली सेम है। तो पॉइंटर्स के साथ आप ऑफसेट नोटेशन भी यूज कर सकते हैं और सबस्क्रिप्ट नोटेशन भी यूज कर सकते हैं। राइट साइड पे हमने सबस्क्रिप्ट नोटेशन यूज की है और लेफ्ट साइड पे हमने ऑफसेट नोटेशन जो है इसको यूज किया है, और फिर आप इनकी वैल्यूज को इस तरीके से डिस्प्ले भी कर सकते हैं। तो एरे जो होती है चूंकि वो एक पॉइंटर के तौर पे मेंटेन होती है, नेम ऑफ द एरे जो कि एक पॉइंटर होता है, तो आप उसके साथ वो सारी कार्रवाई कर सकते हैं जो आप किसी ऑर्डिनरी पॉइंटर के साथ कर सकते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि वो एक कांस्टेंट पॉइंटर होता है, आप उसकी वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते। ओके जी, आगे मूव करते हैं और ये जो ऑफसेट नोटेशन है इसकी एक और एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे लेट्स से आपके पास एक एरे है और उसमें आपने ये एक स्टेटमेंट जो है इसको सेव कर दिया है और फिर आपने सी आउट कर दिया है p+0 स्टैरिक को, फिर आपने सी आउट कर दिया है p+9 स्टैरिक के साथ, और फिर आपने एक लूप चलाया है। ये देखिएगा जरा, आपने लूप में क्या लिखा है, p+i स्टैरिक नॉट इक्वल टू नल। ओके, तो ये एक्टिविटी आप पहले भी करते आ रहे हैं, नॉट इक्वल टू नल वाली, और इस में पता है कि आपको एरे का जो लूप है ये नल तक जो है वो एग्जीक्यूट होगा और एंड तक मतलब ये एग्जीक्यूट होगा और हमें ये सारा डेटा जो है वो इस तरीके से डिस्प्ले करवा देगा, एरे का कंप्लीट डेटा। तो फर्स्ट जो स्टेटमेंट है इससे कैपिटल T जो है वो डिस्प्ले होगा और P9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 यहाँ पे स्मॉल o डिस्प्ले होगा, और इस लूप से वो जो पूरी स्टेटमेंट है द टेस्ट ऑफ पॉइंटर ऑफसेट, ये सारी की सारी जो है वो डिस्प्ले हो जाएगी। ओके जी, एक और एग्जांपल देख लें पॉइंटर ऑफसेट की। यहाँ पे आपने एक एरे डिक्लेयर करवाई और उस एरे में आपने कुछ वैल्यू सेव करवा दी और फिर आपने y में p का एड्रेस सेव कर दिया और आपने एरे के सारे डेटे को y ऑफ i के साथ डिस्प्ले करवा दिया। तो फर्स्ट आप एरे की हर लोकेशन की वैल्यू डिस्प्ले करवा रहे हैं और सेकंड में आप एरे की हर लोकेशन का एड्रेस जो है वो डिस्प्ले करवा रहे हैं। उसके बाद आपने ऑफसेट नोटेशन को यूज किया सेम काम के लिए, स्टैरिक y+i के साथ और सिर्फ y+i के साथ। तो फर्स्ट लोकेशन जो है ये वैल्यू, फर्स्ट सी आउट से वैल्यू डिस्प्ले होगी और सेकंड सी आउट के साथ जो है वो एड्रेस जो है वो डिस्प्ले हो जाएगा। हाँ जी, तो ये डिस्कशन जो है इसको हम यहाँ पे वाइंड अप कर रहे हैं। हमने सारी डिस्कशन में ये बात की है कि जो एरेज होती हैं दे आर बेसिकली पॉइंटर्स और इनको कुछ इस तरीके से मैनेज किया जाता है कि जो नेम ऑफ द एरे होता है वो एक पॉइंटर होता है विच इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स द फर्स्ट लोकेशन ऑफ द एरे, और एरे के एलिमेंट्स को आप दो तरीकों से एक्सेस कर सकते हैं, ऑफसेट नोटेशन के साथ और सबस्क्रिप्ट नोटेशन के साथ। अब हम थोड़ा सा आगे मूव कर रहे हैं और डिस्कस करने जा रहे हैं एक वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को जिसको हम डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन कहते हैं। बेसिकली ये डिस्कशन है दो कीवर्ड्स की, एक जिसको न्यू का कीवर्ड हम कहते हैं जो C++ में अवेलेबल होता है, दैट इज ए पार्ट ऑफ C++, और C के अंदर ये अवेलेबल नहीं होता। तो C के अंदर इसका एक ऑल्टरनेट था जिसको अलॉक कहा जाता था, ALLOC ये कीवर्ड है। इसका भी वही काम था जो कि यहाँ पे न्यू का काम है, जो अभी हम थोड़ी देर में देखेंगे। और एक और कीवर्ड हम यहाँ पे देख रहे हैं जिसको हम डिलीट कहते हैं। इनका मकसद क्या होता है ये हम इसके ऊपर बात करेंगे कि न्यू एंड डिलीट कीवर्ड जो है इनको हम क्यों यूज करते हैं। पहले जरा इसको देख लें कि इसको यूज क्यों करते हैं। आपने लेट्स से एक पॉइंटर डिक्लेयर करवाया है p नाम का और आप इस पॉइंटर में कोई वैल्यू सेव कर देते हैं लाइक दिस।
तो पहले तो क्वेश्चन ये है कि क्या ये काम आप कर सकते हैं, तो उसका आंसर है नो। आप पॉइंटर में किसी लोकेशन का एड्रेस सेव करवाए बगैर आप इस तरीके से स्टैरिक के साथ वहां पे कोई वैल्यू सेव नहीं कर सकते। ये आप तभी कर सकते हैं जब आपके पास इसी तरीके से एक फ्लोट लोकेशन हो, लेट्स से क्यू नाम की, और आप लिखें p इज इक्वल टू एंड क्यू। ओके, तो फिर आप ये स्टेटमेंट जो है वो लिख सकते हैं, और इस स्टेटमेंट से क्या होगा कि ये 3.1459 जो है ये क्यू के अंदर जो है वो सेव हो जाएगा। तो आप विदाउट असाइनिंग सम लोकेशन एड्रेस इनसाइड द पॉइंटर ये काम आप नहीं कर सकते। लेकिन क्वेश्चन ये है कि अगर मैं ये काम करना ही चाह रहा हूं विदाउट डिक्लेयरिंग ए वेरिएबल एंड असाइनिंग एड्रेस ऑफ द वेरिएबल टू द पॉइंटर, मैं इस काम को करना ही चाह रहा हूं, तो हाउ आई कैन डू दिस एक्टिविटी। तो इसके लिए ही हमारे पास ये न्यू का कीवर्ड अवेलेबल होता है। न्यू का कीवर्ड एक्चुअली क्या करता है कि ये कोई ऐसी मेमोरी बैकग्राउंड में डिक्लेयर करवा देता है आपके बिहाफ के ऊपर, और उस मेमोरी का एड्रेस जो है वो पॉइंटर के अंदर सेव कर देता है। ओके जी, इस तरह की मेमोरी जो न्यू के साथ असाइन होती है इसको हम अननेम्ड मेमोरी कहते हैं। ओके, ये मैं इस पे भी दोबारा से आता हूं कि ये अननेम्ड मेमोरी जो है इसका क्या मतलब है। वन वे टू अवॉइड दिस इज असाइन मेमोरी टू द कीवर्ड यूजिंग न्यू कीवर्ड। इसकी एग्जांपल को जरा देख लें। आपने मेमोरी असाइनमेंट के लिए लिखना है p इज इक्वल टू न्यू फ्लोट। तो न्यू फ्लोट जो है इसका मतलब ये है कि एक फ्लोट टाइप का मेमोरी जो है वो कहीं पे डिक्लेयर करवा दी जाए। लेट्स से ये मेमोरी है और उस मेमोरी के अंदर कहीं पे एक लोकेशन डिक्लेयर करवा दी जाए। लेट्स से उस लोकेशन का एड्रेस है 500। तो पहले इसको डिक्लेयर करवाया जाए और फिर इस लोकेशन का एड्रेस जो है वो इस पॉइंटर में सेव कर दिया जाए। तो न्यू एक्चुअली क्या कर रहा है कि बैकग्राउंड में एक फ्लोट टाइप की मेमोरी डिक्लेयर करवा रहा है और उसका एड्रेस जो है वो पॉइंटर के अंदर सेव कर रहा है। तो ये काम करने के बाद अब आप ये स्टेटमेंट लिख सकते हैं। क्या आप लिखें स्टैरिक p इज इक्वल टू 3.14159। तो अब इससे क्या होगा कि p के अंदर जिस लोकेशन का एड्रेस सेव है उस लोकेशन के अंदर सेव हो जाएगा 3.14159। तो इस लोकेशन का एड्रेस जो है जो कि पॉइंटर के अंदर सेव था, तो जब आपने लिखा स्टैरिक p इज इक्वल टू 3.14159 तो ये सारा डेटा जो है उस लोकेशन के अंदर सेव हो गया। अब आप गौर कर सकते हैं कि ये एक अननेम्ड मेमोरी है। आप इसको डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते किसी नाम के साथ, जैसे आप पहले वेरिएबल्स को एक्सेस करते आए हैं, आप इसको नाम के साथ एक्सेस नहीं कर सकते। आपको इसे इनडायरेक्टली ही एक्सेस करना पड़ेगा यूजिंग द पॉइंटर। आप इसको नेम के साथ एक्सेस नहीं कर सकते। तो एक तरह से ये वेरिएबल डिक्लेरेशन का एक और तरीका आपने सीखा है, जहां पे आप एक ऐसा वेरिएबल डिक्लेयर करवा रहे हैं जो कि अननेम्ड है। पहले आप जितने भी वेरिएबल आज तक डिक्लेयर करते आ रहे हैं वो नेम्ड थे, मतलब आप उसका कोई नाम रखते थे और फिर उस नाम से उसको एक्सेस करते थे। ओके, जैसे फ्लोट एक्स। लेकिन यहां पे आपने न्यू के साथ क्या किया, आपने एक ऐसा वेरिएबल डिक्लेयर करवा दिया जिसका नाम कोई नहीं है, बल्कि आपके पास सिर्फ उसका एड्रेस सेव है, और वो एड्रेस यूज करके आपने उस लोकेशन को यूज किया, वहां पे कोई डेटा जो है वो सेव कर दिया। ओके, अब अगर उस एड्रेस को आप डिस्प्ले करना चाह रहे हैं तो आप इस तरीके से डिस्प्ले कर सकते हैं, और अगर उस पॉइंटर की वैल्यू को आप डिस्प्ले करना चाह रहे हैं तो इस तरीके से कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल आप जानते हैं कि पॉइंटर एड्रेसेस जो कि बाइनरी में होते हैं, तो पहले p से क्या डिस्प्ले होगा 500 और स्टैरिक p से क्या डिस्प्ले होगा 3.14 सो ऑन, जो भी
बाकी की वैल्यूज है वो स्टैटिक p के साथ डिस्प्ले हो जाएंगे। तो मतलब उस लोकेशन का सिर्फ आपको एड्रेस पता है, आप सिर्फ उसको पॉइंटर के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। एंड दिस इज ए टाइप ऑफ द मेमोरी विच इज नोन एज अननेम्ड मेमोरी। और ये बिल्कुल उसके बरक्स है जो तरीका आपने वेरिएबल या मेमोरी डिक्लेरेशन का पहले यूज किया है, जहां पे आप मेमोरी को कोई नाम देते हैं और उस नाम के साथ जो है वो आप उसको प्रोसेस करते हैं, उसको यूज करते हैं। ओके जी, तो ये एग्जांपल में आपको नजर आ रहा है कि पहले जो आप पॉइंटर्स के साथ वर्किंग कर रहे थे वो नेम्ड मेमोरी थी, और अब बेसिकली जो आप वर्किंग कर रहे हैं वो बेसिकली एक तरह से अननेम्ड मेमोरी है। ओके, हम आगे की तरफ मूव कर रहे हैं, यहाँ पे नेक्स्ट लेवल के ऊपर मूव कर रहे हैं, और अब हम न्यू के लिए ऑपोजिट में आपके पास एक डिलीट का पॉइंटर भी अवेलेबल होता है, कीवर्ड आई शुड से अवेलेबल होता है। और डिलीट का कीवर्ड जो है ये बेसिकली जो मेमोरी रिजर्व होती है न्यू के साथ उसको डिलीट करने के लिए यूज होता है, डीएलोकेट करने के लिए यूज होता है। तो अगर आपने एक ये देखिएगा हमने डिक्लेरेशन एंड मेमोरी एलोकेशन एक ही स्टेप में कर ली है। तो आपने एक पॉइंटर पहले डिक्लेयर करवाया और उसी स्टेटमेंट में न्यू फ्लोट कर दिया, मतलब पॉइंटर भी डिक्लेयर हो गया और उसके साथ उसकी जो वैल्यू है उसका जो एक लोकेशन है वो भी रिजर्व हो गई, और उस लोकेशन का एड्रेस भी पॉइंटर के अंदर ट्रांसफर हो गया। पहले ये काम आपने दो स्टेटमेंट्स में किया है, अब आप ये लिख सकते हैं और उसके बाद आप इसको डिलीट कर दें। डिलीट करने का मतलब ये है कि जिस पॉइंटर में लोकेशन का एड्रेस सेव था, लेट्स से 500 जो प्रीवियस हम एग्जांपल देख रहे थे, तो अब 500 को यहां से डिलीट कर दिया जाएगा। जो लोकेशन जो लिंक बनाया गया था इस 500 लोकेशन के साथ, वो लिंक जो है वो अब यहां पे खत्म हो जाएगा। ओके, तो ये जो लिंक बनाया गया था अब इस लिंक को खत्म कर दिया जाएगा। अब आप उस लोकेशन को पॉइंटर के साथ जो है वो एक्सेस नहीं कर पाएंगे। ये जो हमने अभी एक्टिविटी की है न्यू या डिलीट की, ये बेसिकली एक पूरी फिलॉसफी है जिसको हम कहते हैं डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन जो है ये कंप्यूटर मेमोरी को रिजर्व करने का वन ऑफ द मेथड है। दो मेथड होते हैं कंप्यूटर के अंदर मेमोरी को रिजर्व करने के, एक जिसको स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन कहा जाता है और दूसरा जिसको डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन कहा जाता है। अभी तक जितने भी आपने वेरिएबल यूज किए हैं वो स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन थी। उसका मतलब यह है कि जब आपका प्रोग्राम कंपाइल होता है तो उसी वक्त आपके लिए मेमोरी रिजर्व हो जाती है। तो जितने भी वेरिएबल्स होते हैं उनको लेके आपके लिए मेमोरी जो है उसकी रिजर्वेशन जो है वो करवा दी जाती है। लेकिन जो डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन है ये तब होती है जब आपका प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन होता है, चल रहा होता है, एग्जीक्यूट हो रहा होता है, उस वक्त डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन जो है वो परफॉर्म हो रही होती है। तो आप मेमोरी एलोकेशन दो ही तरीकों से कर सकते हैं, या स्टैटिकली कर सकते हैं या डायनेमिकली कर सकते हैं। और न्यू के साथ जो मेमोरी एलोकेशन होती है ये प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के टाइम पे होती है। ओके, द मेमोरी एलोकेशन ऑफ एरे कैन आल्सो बी परफॉर्म डायनेमिकली। आप एक पॉइंटर लें और फिर आप न्यू इंट कर दें और सबस्क्रिप्ट के अंदर उसका साइज दे दें। ओके, तो अब आपके पास एक लोकेशन एरे जो है वो आपके लिए रिजर्व हो गई और उसका एड्रेस जो है वो आपके पॉइंटर के अंदर जो है वो सेव हो गया। ओके, इसको आप एक स्टेटमेंट में भी लिख सकते हैं, जस्ट लाइक ए वेरिएबल, कि आप लिखें इंट स्टैटिक p इज इक्वल टू न्यू इंट और साइज के साथ उसको जो है वो डिक्लेयर कर दें। तो ये जो एरे डिक्लेयर होगी इसको मेमोरी मिलेगी जब आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा होगा। ओके जी, अब हम जरा थोड़ा आगे मूव कर रहे हैं और नेक्स्ट जो है वो अपनी डिस्कशन जो है इसको परफॉर्म करने जा रहे हैं। आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं। एक एग्जांपल जरा यहाँ पे देख लें। लेट्स से आपने हाउ मेनी एलिमेंट्स ऑफ द एरे, आपने उसका साइज लिया और उसके बाद आपने उसको डायनेमिकली एलोकेट कर दिया और साइज यूजर से पूछा, उसको डायनेमिकली एलोकेट कर दिया और एक लूप चलाया और एरे की वैल्यूज को इनपुट करवा दिया, फिर उसको आउटपुट करवा दिया। उसके बाद आपने एरे को डिलीट किया, फिर आपने दोबारा उसको आउटपुट करवाने की कोशिश की
तो आप ये जरा आउटपुट कैन पे देखिएगा, आपको गार्बेज वैल्यू जो है वो नजर आ रही है। एंड पे अगर आप गौर करें तो आपको गार्बेज वैल्यू जो है वो नजर आ रही है। इसका मतलब ये है कि वो जो लिंक था एरे का वो यहाँ पे डिलीट हो गया है और फर्दर वो एरे का एड्रेस जो है वो इस पॉइंटर के अंदर सेव नहीं है। ये कुछ लैब क्वेश्चंस हैं, जरा इन पे थोड़ी सी डिस्कशन कर लें। एक क्वेश्चन था आपका पैलिंड्रोम का कि आपने देखना है कि क्या कोई खास वर्ड है वो क्या पैलिंड्रोम है या नहीं है। पैलिंड्रोम वर्ड जो है इनको अगर आप रिवर्स करते हैं तो वही वर्ड आ जाता है। इसके डिफरेंट एग्जांपल्स हैं जो आपकी लैब के अंदर दी गई हैं। आपने यूजर को कहा कि प्लीज एंटर ए वर्ड और फिर कुछ वेरिएबल्स ले लिए काउंट एंड पैलिंड्रोम, और यहाँ पे आपने उसके अंदर कैरेक्टर्स कितने हैं उनको काउंट कर लिया है। फिर एक लूप चलाया है आपने दो वेरिएबल्स के साथ, आई के साथ और जे के साथ। आई जो है ये एरे के शुरू में होगा, ओके, तो आई जो है वो एरे के स्टार्ट में होगा और जे जो है ये एरे के एंड के ऊपर होगा। ओके, आप चेक करते हैं ए ऑफ आई इज इक्वल टू ए ऑफ जे, तो आप पैलिंड्रोम में प्लस प्लस करते रहते हैं और एंड पे आप देखते हैं कि अगर पैलिंड्रोम इज इक्वल टू काउंट के है तो आप कहते हैं वर्ड इज ए पैलिंड्रोम, और एल्स में आप कहते हैं कि वर्ड इज नॉट ए पैलिंड्रोम। एक और क्वेश्चन है जो कि स्केल मैट्रिक मल्टीप्लिकेशन का है, आपकी लैब 10 के अंदर ये क्वेश्चन अवेलेबल है, जरा इसको भी देख लीजिएगा कि आप ये किस तरीके से परफॉर्म करते हैं। लेट्स से आपके पास दो मैट्रिसेस हैं, एक मैट्रिक्स जो है वो मैट्रिक्स ए है, ओके, उसमें वैल्यू सेव है 1 2 3 एंड 4। दूसरा मैट्रिक्स जो है वो आपके पास है बी, इसके अंदर वैल्यू सेव है 5 6 7 एंड 8, 5 6 7 एंड 8, और थर्ड में आप एक और मैट्रिक्स ले लेते हैं सी नाम का, और इसका साइज भी 2 by 2 का है और अभी इसमें कुछ भी सेव नहीं है। आप एक अपर लूप चलाते हैं 0 से लेके 2 तक, फिर आप एक इनर लूप चलाते हैं 0 से लेके 2 तक, फिर उसके इनसाइड आप सबसे पहले क्या करते हैं सी आई जे। तो सी आई जे जो है ऊपर वाला लूप भी 0 है, इनर लूप भी 0 है, और सी आई जे जो है इसकी वैल्यू क्या बनेगी 0 0, तो इसकी वैल्यू बनेगी 0 0। इसका मतलब ये है कि ये सी की ये वाली लोकेशन है। तो सबसे पहले आपने वहां पे क्या सेव किया है, इसको 0 से इनिशियलाइज किया है, ओके जी। 0 से इनिशियलाइज करके आपने एक इनर लूप चलाया है जो इस इनर लूप के इनसाइड पे है। ये 3 लेवल नेस्टेड लूप्स हैं। आपने यहां पे आके क्या लिखा है सी आई जे इज इक्वल टू ए ऑफ आई के बी ऑफ के जे, जो मैट्रिक्स का फिलॉसफी होती है कि फर्स्ट रो को आपने फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना होता है, तो आप यहां पे सबसे पहले क्या कर रहे हैं 1 को 5 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ओके, और उसको आप 0 में प्लस कर रहे हैं, ओके। 1 5 से मल्टीप्लाई होगा और वो किसमें प्लस हो जाएगा 0 के अंदर, और ये लूप अगली दफा जब चलेगा सेकेंड आइटरेशन में तो 2 जो है ये 7 के साथ मल्टीप्लाई होगा और ये प्लस हो जाएगा यहां पे 14 के, ये लूप एंड हो जाएगा और यहां पे आप अपर लूप में चले जाएंगे तो फर्स्ट एंट्री आपकी कैलकुलेट हो जाएगी। इसी तरीके से आपकी रेस्ट ऑफ एंट्रीज जो है वो कैलकुलेट होंगी, और जब ये 3 लेवल नेस्टेड लूप एंड होगा तो ये 2 by 2 मैट्रिक्स जो है इसका रिजल्ट जो है वो आपको नजर आ जाएगा। आप बाद में उसको डिस्प्ले कर सकते हैं कि जो आउटपुट है वो रिजल्ट जो है वो आपको डिस्प्ले हो जाएगा। ओके जी, थैंक यू वेरी मच, दिस इज ऑल वी हैव। अल्लाह हाफिज।